वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है डायरिया यानी दस्त। तो दस्त का मेनली कारण क्या होता है, इसकी किस प्रकार से डायग्नोस की जाती है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे दस्त के लक्षण, यानी दस्त के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब किसी को दस्त आता है यानी लूज मोशन होता है, तो उस समय कौन कौन से लक्षण उस बंदे में दिखाई देते हैं। तो पहला जो लक्षण है जी मिचलाना, यानी उसका बार बार जी मिचलाएगा, उसको उल्टियाँ जैसी महसूस होगी, पेट में मरोड़ रहेगा, उसके पेट में कोलिक रीजन पर ऐंठन होगी, वो काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लगता है। कभी कभी लूज मोशन की प्रॉब्लम, उसको बार बार दस्त लगेगा, बार बार वो लूज मोशन करेगा। डिहाइड्रेशन, उसकी बॉडी जब आप टच करेंगे तो उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, उसमें बॉडी में उसके पानी की कमी आ जाएगी। जैसे कि आप उसके जीभ को निकाल के देखेंगे तो जीभ पर सूखा सूखा सा मालूम पड़ने लगेगा, या स्किन पे आप देखेंगे तो स्किन जो है वो उस पर भी सूखापन मालूम पड़ने लगेगा, क्योंकि उस समय पानी की कमी होने लगती है। बुखार आना, कभी कभी क्या होता है दस्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बुखार भी आने लगती है, क्योंकि उस समय उस बंदे की बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। जब वीक हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर वो कोई लेबर वर्क करता है या कोई अदर काम करता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी जो उसकी इम्यूनिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती। नेक्स्ट की बात करें तो मल में खून आना, कभी कभी क्या होता है जैसे आप लोगों ने पेचिस में देखा होगा, पेचिस में क्या होता है कि मल के साथ साथ खून भी आने लगता है, तो कभी कभी दस्त में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थकान महसूस होना, उसको बार बार जब भी वो क्या होगा, जब एक दिन में 10-20 बार दस्त आ जाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होने लगेगी। मुंह का सूखना, जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो माउथ जो है वो सूखने लगता है। पेशाब कम लगना, उसमें पेशाब की मात्रा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी यानी पानी की कमी रहेगी तो ऑलरेडी उसमें जो है पेशाब बहुत कम आएगा। बुखार होना, सुस्ती, उसको हमेशा वो बंदा ऐसा लगेगा कि इतना सुस्त है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रही है। धंसी आँखें, उसकी आँखें जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा धंसी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है। अगर हम बात करें इसमें मेनली कारण कौन कौन से कारण होने की वजह से दस्त आते हैं, तो बैक्टीरियल कारण यानी बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वायरल काज की द्वारा हो सकती है, प्रोटोजोआल, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका या इचार्निया कोली बैक्टीरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है दस्त को यानी दस्त की प्रॉब्लम को काज करने में। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, कभी कभी क्या होता है जब हम ज़्यादा से अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक या कोई एंटीबायोटिक आपकी बॉडी जो है उस एंटीबायोटिक को सूट नहीं कर रही है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या होता है कभी कभी बंदे को ज़्यादातर एसिडिटी या कब्ज बनी रहती है तो उस कंडीशन पे उसको लैक्टोज के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, और लैक्टोज के सॉल्यूशन जब ज़्यादा दे दिए जाते हैं तो क्या होता है उस बंदे को जो है वो दस्त आना स्टार्ट हो जाता है। ओवर ईटिंग, कोई बंदा ज़्यादातर स्पाइसी फूड खा लिया है या फूड पॉइजनिंग हो गई हो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल, जो बंदा अल्कोहल पीता है यानी शराब का सेवन करता है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके किस प्रकार से डायग्नोस की जाती है, तो इसकी जो मेनली डायग्नोस की जाती है वो फास्टिंग ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि उसकी बॉडी जो है किसी फूड के द्वारा तो एलर्जी नहीं हुई है, उसकी वजह से तो दस्त नहीं आया है। दूसरी की कंडीशन की बात करें तो आंतों में सूजन, कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंतों में जो है वो सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी दस्त आने लगते हैं, तो वहाँ पे इमेजिंग टेस्ट की जाती है। उसके बाद बैक्टीरिया, पैरासाइट अथवा पैथोजन की जांच की जाती है, जो कि हमारे यूरिन हुआ या स्टूल हुआ, यूरिन और स्टूल के माध्यम से जांच की जाती है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं, पैरासाइट का इन्फेक्शन तो नहीं है या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये कुछ डायग्नोस होते हैं डायरिया में। अगर हम बात करें किस प्रकार से इसकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है, तो इसमें जो मेनली ट्रीटमेंट उपयोग की जाती है, कई सारे ट्रीटमेंट दी जाती है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो मोस्टली यूजफुल माने जाते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट में वो हो सकती है लोपरामाइड। लोपरामाइड जो कि एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है। लोपरामाइड जो होती है बच्चों में जो 6 साल से नीचे के बच्चों को यह मेडिसिन नहीं दी जा सकती। अगर हम इसके डोज की तरफ बढ़ें तो इसकी प्रॉपर डोज किस प्रकार से दी जाती है, वो भी 6 से 12 साल तक के बच्चों में। तो उनमें जो प्रॉपर इसकी डोज होती है लोपरामाइड की, क्योंकि ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होने की वजह से ये मोटिलिटी को
स्थिर करने यानी उसको कम करने के लिए दी जा सकती है, जो कि अगर किसी को पर दस्त आ रहा है तो दस्त को रोकने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। अगर 6 से 12 साल तक के बच्चों में इसकी डोज की बात करें तो 2 mg फॉलोड बाय 1 mg आफ्टर ईच मोशन, यानी आप इसको डिवाइड करके पहले 2 mg उसके बाद 1 mg दे सकते हैं। वहीं अगर 12 साल से बड़े बच्चों की बात करें तो 4 mg उनको शुरुआत में दी जा सकती है, बाद में उनको 2 mg ईच मोशन पे दी जा सकती है, यानी एक के बाद एक मोशन पे दी जा सकती है। तो उनको 2 mg ही देनी है, 2-2 mg डिवाइड करके देनी चाहिए। अगर हम वही नेक्स्ट की बात करें तो वह है रेसाकॉर्डेट्रिल, जो कि एंटी सेक्रेटरी यानी सिक्रीशन को रोकने के लिए ये मेडिसिन वर्क करती है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल में जो हाइपर सिक्रेशन रहता है उसको ये कम करने के लिए रेसाकॉर्डेट्रिल का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें रेसाकॉर्डेट्रिल के फॉर्म के तो इसकी कैप्सूल भी आती है और सैचेट भी आती है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर डोज होती है, क्योंकि इसमें टेडियस यानी दिन में आप 3 बार दे सकते हैं, 100 mg की एडल्ट डोज है ये, और इसको 7 दिन से ज़्यादा तक नहीं देना चाहिए, यानी 7 डे अगर आप किसी को देते हैं तो 7 दिन से आप ज़्यादा इस मेडिसिन का उपयोग ना करें। वहीं अगर हम बात करें चिल्ड्रेन के केस में यानी बच्चों को, ये डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, यानी इसकी 1.5 mg पर केजी के हिसाब से इसकी डोज जो है वो निर्धारित की जाती है। उनकी भी डोज जो है वो TDS के रूप में दी जा सकती है। तो ये रेसाकॉर्डेट्रिल जो है एंटी सेक्रेटरी मेडिसिन की तरह वर्क करता है। वहीं अदर की बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें डायरिया के साथ साथ अगर किसी को ब्लड आ रहा है या डायरिया के साथ साथ उसको फीवर आ रहा है तो वहाँ पे ये मेडिसिन नहीं दी जा सकती, जैसे कि लोपेरामाइड और रेसाकॉर्डेट्रिल। ये मेडिसिन कभी भी जब ब्लड के साथ डायरिया हो या फीवर के साथ डायरिया हो तो उस कंडीशन पे इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अदर की हम बात करें तो कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि जो दिए जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में तो वो हो सकते हैं या तो बैक्टीरियल हो सकते हैं या तो प्रोटोजोअल कैटेगरी की मेडिसिन हो सकती है। तो उसमें ऑफ्लॉक्स ओजेड आता है जिसमें पाया जाता है ऑर्निडाजोल एंड ऑफ्लॉक्सिन टेबलेट, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे कि इचार्निया कोलाई इंटेस्टाइनल में बैक्टीरिया पाई जाती है उसको किल करने के लिए ऑर्निडाजोल और ऑफ्लॉक्सिन की कॉम्बिनेशन आती है, या तो नॉरफ्लॉक्स टीजेट करके आती है नॉरफ्लॉक्सिन, और थायानिडाजोल जो होती है इसकी मेनली साल्ट होती है। इनमें से कोई एक मेडिसिन आप उस कंडीशन में दे सकते हैं जब आपको बैक्टीरिया या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो तब, या तो फ्लोरावीसी करके आती है जिसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाता है। फ्लोरावीसी की अलग से यानी लैक्टिक एसिड बैसिलस की अलग से कैप्सूल आती है, या तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन में आती है पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड नेसनामाइड फॉलिक एसिड, जो कि अगर किसी को वीकनेस भी आ रही है, क्योंकि डायरिया की वजह से अक्सर वीकनेस होती है, तब अगर वीकनेस की भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन पे आप दे सकते हैं फ्लोरावीसी या लैक्टिक एसिड बैसिलस की कैप्सूल भी दे सकते हैं। ये मेडिसिन हमेशा ज़्यादातर यूज की जाती है जब डायरिया के साथ साथ फीवर हो या डायरिया के साथ साथ ब्लीडिंग हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।